A very good morning, everyone. I'm Astha Gupta, Assistant Professor, Department of Commerce, RFEG College, Panipat. So today I'm going to discuss about residential status under the Income Tax Act 1961. Yes, it is a very important concept, as you all know, and it is very easy and interesting also. Okay, so let's get started. So यहाँ पर आपको जैसे कि पता है, इनकम टैक्स में इनकम कैलकुलेट करने के लिए और टैक्स पे करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि ये पता हो कि एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है, आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास सबसे पहले टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस जहाँ हम रहते हैं, जहाँ के हम निवासी हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टू टॉपिक्स हैं, टू पॉइंट्स हैं, सिटीजनशिप एंड रेजिडेंस। सिटीजनशिप दैट मीन्स नागरिकता, नागरिकता जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, जहाँ पर आपके पास वोटिंग राइट्स है। एक असेसी, एक पर्सन एक प्रीवियस ईयर में एक ही कंट्री का सिटीजन हो सकता है, लेकिन रेजिडेंस की अगर हम बात करें तो एक असेसी एक प्रीवियस ईयर में टू डिफरेंट कंट्रीज का रेजिडेंट भी हो सकता है। हो सकता है कि वो 5 मंथ्स के लिए इंडिया में हो और 7 मंथ्स के लिए वो यूएस में हो। तो उस केस में वो 5 मंथ्स के लिए अगर इंडिया में है तो 5 मंथ्स के लिए वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाता है। जी हाँ, अब हमें ये देखना होगा कि वो कौन सा रेजिडेंट है। तो फॉर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ रेजिडेंट। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो हम रेजिडेंस देखते हैं, रेजिडेंस की स्टेटस को हम चेक करते हैं, वो हम प्रीवियस ईयर के लिए चेक करते हैं। फॉर दिस ईयर वी हैव प्रीवियस ईयर 2021 एंड असेसमेंट ईयर 2022। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं। अर्न करते हैं मीन्स कमाते हैं। एंड assessment year means assessment year is that year in which we pays the tax, taxes paid, you can say, जिसमें हम टैक्स को पे करते हैं। तो प्रीवियस ईयर जिस ईयर में हमने इनकम अर्न किया है, हमें ये देखना होगा कि कितनी इनकम हमने प्रीवियस ईयर में इंडिया में अर्न किया है, जिस पर हम इंडिया में ही टैक्स पे करेंगे, और उसका टैक्स पे होगा नेक्स्ट ईयर में, दैट इज असेसमेंट ईयर 21 एंड 22, 2021 एंड 22 जो भी आपका चल रहा है। तो यहाँ पर आपके पास है टाइप्स ऑफ रेजिडेंट। टाइप्स ऑफ रेजिडेंट में आपके पास आता है या तो रेजिडेंट एंड द सेकंड वन इज नॉन रेजिडेंट। यस, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट में फर्दर वी हैव टू कैटेगरी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट दैट इज OR एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट दैट इज NOR। ओके, सो सबसे पहले यहां पर हम डिस्कस करेंगे हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। OR कौन होता है? यहां पर जैसे कि हम देख रहे हैं, OR ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो पर्सन है जिसने प्रीवियस ईयर में 1 बेसिक एंड 2 एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल किया है। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो है जिन्होंने 1 बेसिक के साथ या तो 1 एडिशनल कंडीशन फुलफिल किया है और या फिर 1 बेसिक कंडीशन के साथ नो एडिशनल कंडीशंस फुलफिल किया है। दैट मीन्स एक रेजिडेंट, इफ वन पर्सन फुलफिल्स 1 बेसिक कंडीशन, अगर एक असेसी प्रीवियस ईयर में एक बेसिक कंडीशन भी फुलफिल कर देता है तो वो रेजिडेंट कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद हमें ये चेक करना होता है कि वो OR है या NOR है। लेकिन अगर एक असेसी नो बेसिक कंडीशन लाइक 0 बेसिक कंडीशन, अगर एक असेसी एक बेसिक कंडीशन भी फुलफिल नहीं करता है तो वो क्या बन जाता है? तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाता है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस हैं क्या। सबसे पहले बेसिक कंडीशंस। बेसिक कंडीशन में फर्स्ट बेसिक कंडीशन आपकी है दैट इज he stays in India, that is an assessee. Assessee is the taxpayer who is liable to pay the tax. कोई भी हो सकता है। He stays in India for 182 days or more in the previous year. Previous year जिसमें उसने इनकम अर्न किया है, कि previous year में at least 182 days वो इंडिया में रहे हों। अब 182 डेज को लर्न रखने का और इसका लॉजिक क्या है? 182 हमारे टोटल कितने डेज होते हैं एक ईयर में?
हमारे पास होते हैं 365 डेज, राइट। तो 365 डेज का अगर आप हाफ करेंगे तो ऑलमोस्ट 182.5 आता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लेते हैं 0.5 को इग्नोर करके 182 डेज कि अगर एक एसएससी एक प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रहते हैं तो हम ये मानते हैं कि उन्होंने वन बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई किया है। अब हम ये देखते हैं कि 182 डेज में क्या काउंट होगा। 182 डेज में बच्चे यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एक ही स्ट्रेच में 182 डेज इंडिया में रहें। हो सकता है 3 डेज के लिए इंडिया आए, 10 डेज के लिए अब्रॉड चले गए, फिर 2 मंथ्स के लिए इंडिया में आ गए, फिर चले गए। तो इन टोटल यू हैव टू स्टे इन 182 डेज इन इंडिया, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू स्टे एट अ स्ट्रेच। एक ही बार में नहीं रहना है, बीच बीच में आना जाना हो सकता है। साथ ही 182 डेज में एक ही जगह पर रहना जरूरी नहीं है। अगर आप आते हैं, एक बार दिल्ली रहते हैं, एक बार चंडीगढ़ रहते हैं, एक बार मुंबई रहते हैं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज इट इज इंडिया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। एंड द मेन थिंग, the day on which you the date of arrival and the date of departure, जिस दिन आप इंडिया में आए हैं और जिस दिन आप इंडिया से गए हैं, वो दोनों आपके इंडिया में काउंट होते हैं। तो इन सभी को ऐड करके आपको ये देखना होगा that if a C stays in India for 182 days in the previous year, that means he is fulfilling one basic condition, that's it. And the second basic condition, keep in mind that you have to satisfy, you have to fulfill only one basic condition. Like I have already written and I have already told, one basic condition अगर fulfill होती है तो आप resident बन जाते हैं, कोई basic भी fulfill नहीं होती है तो आप non resident बन जाते हैं। तो देख लीजिए हर जगह पर only one basic condition is necessary, okay? So if you are satisfying the first basic condition, you can ignore the second one, okay? But अगर आप first basic condition satisfy नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक बार चेक करना होगा कि क्या आप second basic condition fulfill कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि second basic condition है क्या। He stays for 365 days in the last 4 previous years preceding the previous year and 60 days in the previous year। इसको मैं अगर आपको simple form में बताऊं तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं that in the previous year you have to stay for 60 days. Previous year means 2021 and इससे पहले के 4 previous years में आपको 365 days in total इंडिया में रहना है। So 2021 से पहले क्या आएगा? 1920, 1819, 1718 and 1617, 1, 2, 3 and 4. In total, in these 4 years, you have to stay for 365 days. हो सकता है 10 days यहाँ पर हो, 100 days यहाँ पर हो, 130 days यहाँ पर हो, and जो balance है वो यहाँ पर हो। And ये भी हो सकता है कि किसी year में नहीं भी रहे, but in total in the last 4 previous years preceding the previous year, meaning previous year से पहले वाले 4 years, इसका मीनिंग ये होता है प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 years। प्रीवियस ईयर उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है बिकॉज उसमें अलग से उन्होंने बोला है कि 60 डेज आपको इंडिया में रहना है। सो इफ एनी एसएससी स्टेज इन इंडिया फॉर 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर में वो सिर्फ 60 डेज इंडिया में है, लेकिन उससे पहले के 4 प्रीवियस ईयर्स में अगर वो 365 डेज इंडिया में है, दैट मीन्स अगेन वी कैन से कि he has fulfilled one basic condition because there is a big choice for you, या तो first condition और या फिर second basic condition you can fulfill. There are some exceptions also, वो हम भी बाद में discuss करते हैं, पहले additional conditions check करेंगे। So basically if you are fulfilling any of the basic conditions, any one of the basic conditions out of 2, then you are becoming resident. Because one basic condition means you are resident, no basic condition means you are non-resident. So one basic के बाद अब हमें चेक करना होगा whether you are OR or you are NOR. इसके लिए हमें चेक करना होगा additional conditions. If you are fulfilling both of the additional conditions, then you will become OR. If you are fulfilling only one additional condition or no additional condition, you will become NOR, not ordinary resident. So let's see what is it.
first additional condition is that he stays for 730 days in the last 7 previous years preceding the previous year. Previous year से पहले वाले 7 years. जी हाँ, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि 4 previous years है, ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास उन्होंने 7 previous years दी हैं. तो अगर मैं इसी को यहाँ पर कंटिन्यू करती हूँ तो आप देख लीजिए 15-16, 14-15 and 13-14. So 4, 5, 6 and 7. Last 7 previous years में, previous years से पहले वाले last 7 previous years में अगर आप at least, यहाँ पर आएगा at least, कम से कम, मतलब ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 730 days आपको रहना होगा. 730 days means $365 plus 365. It means 730. So 730 days इसका मीनिंग है आप इंडिया में अगर रहते हैं. Again, it doesn't make any difference that if you are staying for 730 days in India and it is not at a stretch, right? In the 7 previous years हो सकता है कि इन 2 years में आप एक भी दिन इंडिया में नहीं हो, और हो सकता है इस ईयर में आप 300 days इंडिया में हो, लेकिन in total you have to stay for 730 days in India. So अगर आप last 7 previous years में 730 days इंडिया में रहते हैं, that means you are fulfilling one additional condition also. Second one additional condition आपके पास है, he should be the resident for at least 2 previous years out of 10 previous years preceding the previous year. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 730 days in the last 7 previous years, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 previous years out of 10 previous years. इसका मीनिंग है कि जो आपके लास्ट 10 previous years हैं, previous years से पहले वाले जो आपके 10 previous years, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम लिख चुके हैं, यहाँ पर आप अगर लिखना चाहें तो 12, 13, 11, 12 and 10, 11, ये आपके हो जाएंगे 8, 9 and 10. So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So in last 10 previous years, you should be the resident for at least 2 previous years. और resident होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक basic condition fulfill करनी पड़ती है. That means in these 10 years, you have to fulfill at least one basic condition for 2 years at least. Okay? That means कोई भी 2 साल में अगर आप एक बेसिक कंडीशन, और एक बेसिक कंडीशन क्या है कि आप 182 डेज इंडिया में है, अगर आप वो फुलफिल करते हैं, दैट मीन्स यू आर फुलफिलिंग सेकंड एडिशनल कंडीशन आल्सो. ओके, एंड इफ यू आर फुलफिलिंग both of the additional conditions, you are becoming OR, ordinary resident. And if you are fulfilling only one additional condition or no additional condition, that means you are becoming NOR. And if you are fulfilling no basic condition, it will be non-resident. Okay, so again let's revise for one time. Basic conditions में हमने first one discuss किया था that previous year में आपको 182 days कम से कम, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम से कम 182 days इंडिया में रहना होगा. Second one है he stays for 365 days in last 4 previous years and 60 days in the previous year. कि previous year में आप 60 days इंडिया में हैं और उसके बाद के 4 previous years में आपको total 365 days इंडिया में रहना है. Any one of the basic condition is necessary. And additional conditions were first one 730 days in the last 7 previous years and 2 out of 10 previous years. So now let's discuss the exceptions to this point. इसकी exceptions क्या हैं कि when this is not applicable. Exceptions वो हैं यहाँ पर आपके पास that there are some situations when this condition will not be applicable. You have to satisfy first basic condition. जिसमें first one आपके पास है कि if you are going abroad out of India for employment, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसी भी एम्प्लॉयमेंट की वजह से इंडिया से बाहर जाते हैं, तो उस केस में ये 60 डेज वाली कंडीशन नहीं एप्लीकेबल होगी. सेकेंड बेसिक कंडीशन 60 डेज वाली एप्लीकेबल नहीं होगी. यू हैव टू फुलफिल द फर्स्ट बेसिक कंडीशन, दैट इज 182 डेज.
सेकेंड वन है, इफ यू आर गोइंग एज अ मेंबर ऑफ एनी क्रू इन अ शिप, शिप में अगर किसी क्रू मेंबर की तरह से आप जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं शिप के थ्रू, ओशन के थ्रू, तो उस केस में भी उन्होंने बोला है दैट यू हैव टू सेटिस्फाई, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्रू मेंबर, क्रू मेंबर। तो उस केस में भी उन्होंने बोला है यू हैव टू स्टे फॉर फुलफिल द फर्स्ट बेसिक कंडीशन। एंड द थर्ड वन एक्सेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पर्सन of Indian origin. This is very interesting. So let's discuss this. Person of Indian origin. Okay, let's take an example. A person with the name Ram, he shifted to abroad, right? उसके बाद उनकी फैमिली वहीं पर सेटल हो गई, आगे उनकी मैरिज हुई, उनके नेक्स्ट जनरेशन हुई। सो लेट्स से मिस्टर राम हैं, उनके आगे देयर इज अ सन हुज नेम इज अजय, उसके बाद आगे उनके सन हैं लेट्स से हुज नेम इज आकाश। तो उस केस में उन्होंने बोला है कि अगर राम की ग्रैंडसन, राइट, he was born and brought up in US or in any other country like in abroad, और अगर उनके ग्रैंडसन इंडिया आते हैं, दैट जो उनके ग्रैंडसन है वो कौन हुए, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, बिकॉज उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी पहले की जो जनरेशन हैं वो इंडिया से बिलोंग करती हैं, चाहे वो वहां जाकर सेटल हो गई। तो उनके ग्रैंडसन अगर इंडिया में आते हैं तो उस केस में लेट्स से वो घूमने के लिए आए, किसी फैमिली फंक्शन के लिए आए, कौन, राम की ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन अगर इंडिया में आते हैं किसी भी काम के लिए, तो उस केस में अगर वो इंडिया में आकर 60 डेज प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहते हैं और या फिर 365 डेज लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स में रहते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने वन बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई की है। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन के लिए फर्स्ट बेसिक कंडीशन का सेटिस्फाई होना ही जरूरी है। सो 182 days is a condition for them. So these are the key exceptions for this second basic condition, that you should, if you are going for employment as a member of crew in a ship, or you are a person of Indian origin, then you can't satisfy the second basic condition, you have to fulfill the first basic condition. Okay, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 182 days और 365 days और 730 days का मीनिंग है कि एक ही बार में नहीं रहना है, पार्ट्स में हो सकता है, एट अ स्ट्रेच रहना कंपल्सरी नहीं है, एक ही प्लेस पर रहना कंपल्सरी नहीं है। कभी भी आप किसी भी टाइम ऑन डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर मोस्टली इंक्लूड किया जाता है जब तक कोई और कंडीशन गिवन नहीं होती है। ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस हम इसलिए डिटरमाइन करते हैं, ये एक इंडिविजुअल का हम बोल रहे हैं, इंडिविजुअल एंड HUF हैव सेम रेजिडेंशियल स्टेटस, बिकॉज जो HUF होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है, उनके डिटरमाइन होता है कर्ता के बेस पर, एंड कर्ता इज ऑल्सो अ पर्सन एंड इंडिविजुअल। सो अ पर्सन जिसमें हम बोलते हैं इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, DOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उसमें इंडिविजुअल और HUF के लिए तीनों कंडीशंस होती हैं कि आप OR, NOR और NR, इसको हम बोलते हैं NR, जैसे आप NRI भी बोल देते हैं। सो NR, तो यू कैन बी एनीथिंग आउट ऑफ दीज थ्री, राइट? सो बट फॉर फर्म एंड कंपनी, या तो आप OR होंगे, फर्म रजिस्टर्ड होगी, कंपनी रजिस्टर्ड होगी इंडिया में, तो आप OR हैं। अगर आपकी अब्रॉड में रजिस्टर्ड है तो आप NR हैं, वहां पर आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का कंडीशन नहीं ले सकते हैं। हम रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये देखना है कि एक पर्सन की इंडिया में इनकम कितनी है, टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, और उसके लिए हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट विल बी योर इंसिडेंस ऑफ टैक्स और स्कोप ऑफ टैक्स लायबिलिटी, जिसमें हम ये बताएंगे कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, इनकी कौन सी इनकम पर इंडिया में टैक्स चार्ज होता है। ऑर्डिनरी इनकम ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा, हर एक इनकम पर उसकी इंडिया में ही टैक्स चार्ज होगा, लेकिन नॉन रेजिडेंट की सिर्फ उन इनकम्स पर इंडिया में टैक्स चार्ज होगा जो वो इंडिया में आकर अर्न करेंगे या रिसीव करेंगे। So we'll discuss this point in the next lecture. Till then, stay happy, stay safe,